हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद्या। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं बिजनेस स्टडीज का। हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर के अंदर मैंने आपको पहले तो बेसिक टॉपिक करवा दिया, हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स, फिर हमने टेलर के प्रिंसिपल्स कर लिए। अब हमारी टेलर के टेक्निक्स की बारी आ गई है, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर कि FW टेलर की टेक्निक्स हम कौन कौन सी पढ़ेंगे और किस तरीके से पढ़ेंगे। देख सकते हो 7 टेक्निक्स हैं: functional foremanship, standardization, simplification, time study, motion study, method study, fatigue study and differential piece weight system। ये 7 टेक्निक्स हैं टेलर की। टेलर कौन है? जिसने बोला ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट करके ही चीजों को करो, बिना एक्सपेरिमेंट किए चीजें मत करो। प्रैक्टिशनर था हेनरी फ्योल, उसने देखा, सारा कुछ किया। ये कहता ऑब्जर्वेशन से और एक्सपीरियंस से करो। सबसे पहले फंक्शनल फॉर्मेनशिप। टेलर कहता अगर आप चाहते हो आपके बिजनेस में स्पेशलाइजेशन आए तो आप एक काम करो, अपनी फैक्ट्री को 2 में डिवाइड करो। एक है आपका प्लानिंग डिपार्टमेंट, एक है आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अगर ये दोनों अलग अलग है ना तो आपका बिजनेस बढ़िया चलेगा, बट अगर ये दोनों अलग नहीं है तो फिर दिक्कत आएगी फैक्ट्री में। प्लानिंग में भी उसने अलग अलग बंदे बताए, कह रहा है ये 4 बंदे होने चाहिए प्लानिंग में। कौन कौन से? हमारे पास होना चाहिए इंस्ट्रक्शन क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क और डिसिप्लिनेरियन। इधर भी कहता 4 बंदे होने चाहिए। कौन कौन से? गैंग बॉस, रिपेयर बॉस, स्पीड बॉस और लास्ट इंस्पेक्टर। ये कहता 4 बंदे टोटल। कहता ये 8 बंदे हैं ना तब स्पेशलाइजेशन आएगी, क्योंकि जिसका काम है उसी को पता है। अगर सारा हौच पौच कर दोगे तो काम नहीं हो पाएगा। इसका काम है इंस्ट्रक्शन देना, काम प्लान करना, इंस्ट्रक्शंस देना, रूट बना के देना, इस मशीन से ये मशीन, ये मशीन से ये मशीन, और टाइम क्लर्क का बताना कितने टाइम में कितनी कॉस्ट में कौन सा काम होगा, और डिसिप्लिनेरियन का ये चेक करना, इंश्योर करना सारी चीजें बिल्कुल टाइम पे, सारी चीजें क्वालिटी के अकॉर्डिंग हो रही है नहीं। देन गैंग बॉस का काम है चेक करना मशीनें वगैरह सारी सही है, बिल्कुल रेडी पड़ी है नहीं। रिपेयर, उनको वर्किंग कंडीशन में लेके आना। स्पीड, चेक करना कौन सी मशीन कितनी देर में कंप्लीट करती है। और इंस्पेक्टर ओवरऑल सारी क्वालिटी इंश्योर करेगा काम के अंदर। ये फंक्शनल फॉर्मेनशिप में ये लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, 8 के 8 बंदे, क्योंकि यही मेन है। यही बताएंगे टेलर के अकॉर्डिंग कि आपकी फैक्ट्री बढ़िया चलेगी या नहीं। अगर ये बंदे फैक्ट्री में नहीं है तो आपकी फैक्ट्री अच्छे से रन नहीं हो पाएगी, स्पेशलाइजेशन नहीं आ पाएगी आपके पास। क्लियर? ये मेरा पहला जो मैंने आपको बताया। सेकंड, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। इसका मतलब टेलर कहता स्टैंडर्ड चीजें बनाओ। मैकडी का बर्गर कभी लगा नमक ज्यादा है, नमक कम है। डोमिनोज का पिज्जा कभी लगा ये चेंज है। सबवे ये स्टैंडर्डाइज है, उनकी टिक्की में कितने आलू डलने हैं ना ये भी पहले बताया जाता है। मतलब उनकी टिक्की एक स्टैंडर्ड साइज है और वो प्रॉपर बताई जाती है कि इतने वेट की ही होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं, तभी उनका टेस्ट सेम है। स्टैंडर्डाइजेशन रखोगे तो प्रोडक्ट की आइडेंटिफिकेशन बनेगी। प्रोडक्ट में कभी चेंजेस लाते रहोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। सिंपल रखो, कहीं ना इतना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस बना लेते हैं। एग्जांपल बताऊं, जैसे शू का साइज कितने आते हैं? 6, 7, 8, 9, 10, यही शू के साइज आते हैं। एक बंदा बोलता नहीं मैं तो बनाऊंगा 6.5, 6.25, बिल्कुल एक्यूरेट। तो इतना कॉम्प्लेक्स क्यों कर रहे हो? पहले अपने ब्रांड को थोड़ा सिंपल रखो, फैक्ट्री में थोड़ी सिंप्लीफिकेशन करो तो आराम से चीजें होंगी। कॉम्प्लेक्स बनाते रहोगे तो आपके लिए नुकसान है, किसी और के लिए नहीं है। समझ रहे हो? फिर थर्ड, हमारे पास स्टैंडर्डाइजेशन में लिखता है क्वालिटी स्टैंडर्ड रखो, और सिंप्लीफिकेशन में जितना सिंपल होगा ना उतना हमारे लिए अच्छा है। फिर टाइम स्टडी, ये कहते हैं एक पर्टिकुलर एक्यूरेट टाइम क्या है प्रोडक्ट के बनने का, ये मुझे पता होना चाहिए, तभी तो पता लगेगा कितने बंदे चाहिए, कितने बंदे रिक्वायर्ड है कंपनी में। कैसे पता चलेगा? जब तक यही नहीं पता चलेगा एक बंदा कितनी देर में ये सामान बनाता है। तो टाइम स्टडी ये बताती है कि कितनी देर में ये प्रोडक्ट बनेगा, वो हमारे यहां से इंश्योर हो जाएगा। मोशन स्टडी, बॉडी मूवमेंट। मान लो एक फैक्ट्री में काम करता हूं, यहां से उठाता हूं, यहां रखता हूं, फिर यहां रखता हूं, फिर उठाता हूं, फिर रखता हूं, ये मूवमेंट्स हैं। दीज आर बॉडी मूवमेंट्स। ये बॉडी मूवमेंट्स हो रही है, इससे नीचे से खिसका दो ना, कोई ऐसा प्रोसेस लेके आओ नीचे सीधा चला जाए, इससे टाइम बचेगा, बॉडी मूवमेंट्स बचेंगी, मेरी एफिशिएंसी ज्यादा होगी, मैं थकूंगा नहीं क्योंकि मेरी बॉडी मूवमेंट कम है। टेलर ने भी तो ये किया था फोर्ड कंपनी में, कितनी मूवमेंट्स थी? 17, 18, 5 पे ले आया था कि इतने काम, इतने ज्यादा मूवमेंट्स क्यों करवा रहे हो?
मूवमेंट्स कम करवाओ जिससे मैं ज्यादा एनर्जी से काम कर पाऊंगा। मूवमेंट ज्यादा करवाओगे तो मैं काम ही नहीं कर पाऊंगा। समझ रहे हो? तो ये हमारी मोशन स्टडी है, मतलब बॉडी मूवमेंट्स को रिड्यूस करो। पहले फिगर आउट करो कितनी मूवमेंट्स हैं और उनको रिड्यूस करो। ये इस मेथड का काम है। आगे आगे मेथड स्टडी। टेलर कहता एक बेस्ट मेथड ढूंढ लो। सर अब बेस्ट मेथड क्या होता है? आप तो बोली जा रहे हो सर बेस्ट मेथड ढूंढ लो। बेस्ट मेथड होता क्या है? बेस्ट मेथड होता है ऐसा मेथड जो आपके टाइम को भी सेव करे, आपकी कॉस्ट को भी सेव करे। इसको बोलते हैं बेस्ट मेथड। तो ये मेथड ऐसा कोई ढूंढो, कोई ऐसी टेक्निक ढूंढो काम करने की जिससे आपका पैसा भी बचे, आपका टाइम भी बचे। रियल लाइफ में भी अप्लाई होते हैं बहुत सारी ऐसी चीजें। हमें पहले चेक करना है अपना टाइम, अपनी कॉस्ट दोनों कम करने हैं। ये कम करोगे तो बहुत बढ़िया तरीके से काम कर पाओगे, नहीं तो नहीं। क्लियर? डन। आगे फैटीग स्टडी, बहुत अच्छा पॉइंट है। थक जाते हैं, हर कोई पता है थक जाता है काम करके, तो रेस्ट इंटरवल दो। मान लो बंदा सुबह 9 बजे ऑफिस आता है, 9 बजे ऑफिस आया, उसको ब्रेक दे रहे हो सीधी 4 बजे। भाई स्टेमिना रीगेन कैसे करेगा बिना ब्रेक के? 10-10, 15-15 मिनट के इंटरवल देते रहो। 9 बजे आया, 11 बजे 15 मिनट की टी ब्रेक, उसके बाद 2 बजे लंच ब्रेक हाफ एन आवर, फिर 4 बजे 15 मिनट की टी ब्रेक, उसके बाद तो घर चला जाएगा। जितनी ब्रेक से काम करवाओगे वो एनर्जी के साथ उसका स्टेमिना रीगेन होगा। यहां पे होता है रेस्ट इंटरवल देने हैं आपने। बट यहां पे सवाल है जो इंटरवल है वो कितनी फ्रीक्वेंसी का होगा, मतलब कितने टाइम का होगा, कितनी देर बाद होगा, ये चेक करना आपको देखना पड़ेगा। आपकी फैक्ट्री है, क्या काम है, किस तरीके का काम है। फ्रीक्वेंसी और टाइम, मतलब मैं 10 मिनट की ब्रेक देना चाहता हूं, 15 मिनट की, 4 घंटे बाद ब्रेक देना चाहता हूं, ये सारी चीज आपको डिसाइड करनी है। बहुत जरूरी है कि कितने टाइम बाद ब्रेक देनी है और कितनी देर की ब्रेक देनी है। ये सारी चीजें फैटीग स्टडी के अंदर ही होती है। फिर आगे डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। इसका मतलब है एफिशिएंट वर्कर और इनएफिशिएंट वर्कर, ये दोनों को अलग अलग करो। जो एफिशिएंट वर्कर को वेज रेट दे रहे हो उससे कम देना इनएफिशिएंट वर्कर को, नहीं तो हमारा नुकसान है। एफिशिएंट वर्कर्स को वेज रेट ज्यादा मिलना चाहिए, इनको कम मिलना चाहिए। कैसे? मान लो कंपनी का स्टैंडर्ड है, कंपनी ने स्टैंडर्ड डिसाइड किया जो 100 यूनिट बनाएगा उसको हम 10 रुपए 1 यूनिट के देंगे। एफिशिएंट था, बना दिए 120 यूनिट, तो इसको जो वेज रेट है वो 15 रुपए के हिसाब से मिला, क्योंकि अगला था जो 100 से ज्यादा बनाएगा उसको 15 रुपए मिलेंगे, जो 100 से कम बनाएगा उसको 8 रुपए मिलेंगे। इसने बनाए 90 यूनिट तो इसको 8 रुपए के हिसाब से पे होंगे, इसको 8 रुपए के हिसाब से, इसको 15 रुपए के हिसाब से। ये है वेज रेट का डिफरेंस। मतलब कि आप अलग अलग वेज रेट बनाओ, एक स्टैंडर्ड वेज रेट मत बनाओ कि चलो बढ़ा लिया तो उससे पेमेंट हो जाएगी। नहीं, वेज रेट भी बढ़ा दो, पर आवर पर यूनिट वेज रेट भी बढ़ा दो। जो बंदे कम काम कर रहे हैं लाइक 90, वो 100 तो पुश करेगा ही करेगा। ये टेक्निक्स हैं टेलर की। अगर फैक्ट्री में दिक्कत आ रही है तो ये टेक्निक्स को फॉलो कर लेना, फैक्ट्री में दोबारा कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत बढ़िया तरीके से काम कर पाएंगे आपके एम्प्लॉइज भी, और आपकी फैक्ट्री एक सक्सेसफुल वेंचर बनेगी। ठीक है? ऑलराइट, चलो वी आर डन। आई विल बी कमिंग अप विद अ न्यू वीडियो। मैं इसका नया चैप्टर नंबर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट स्टार्ट करूंगा इसके बाद। ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।